अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म, बहुत कुछ नया करने का जब आप सोचते हैं, जब आप ठान लेते हैं और जब आपको लगता है कि अच्छा अब हम कुछ नया कर सकते हैं और आपकी नीयत भी अच्छी होती है, तो अल्लाह ताला फिर आपको एक नया मौका यानी एक नया दिन देते हैं। और एक हैप्पी मॉर्निंग होती ही तब है जब उसका आगाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जब उसका आगाज़ होता है अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छी अच्छी बातों से। तो जो आज की अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग बहुत तालीम याफ्ता होते हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स होते हैं और पता नहीं जिन्होंने क्या क्या किया होता है, लेकिन कभी भी हम उनके अंदर वो मोहब्बत वाली सिफ्त नहीं देखते, कभी भी वो रहम दिली वाली सिफ्त नहीं देखते। इसकी मिसाल आप नॉर्मल ऐसे देख लें कि कोई बड़ी सी गाड़ी और अगर कोई साइकिल वाला या बाइक वाला उसे हिट कर जाता है तो वो उतर के जिस तरह से जाहिलाना अंदाज में उससे गुफ्तगू करता है या उसे मारता पीटता है। अब उसमें पैसे का नशा होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने का नशा होता है, अपनी नौकरी का नशा होता है। तो अब उससे बेहतर तो वो शायद साइकिल वाला या बाइक वाला है जो कि खामोशी से बेचारा उसकी गालियाँ भी सुन रहा है, उसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर रहा है। हमारे अंदर सब्र नहीं है, ना हमारे अंदर सब्र है, ना हमारे अंदर बर्दाश्त है। और इसी वजह से बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स जो होते हैं, वो जाहिलों में फिर उनका शुमार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना तो उनको समझ होती है, एक अजीब सा उनके ऊपर एक नशा सा तारी होता है कि जी शायद हम पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप जब इल्म हासिल करके अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ वाली चीज़ समझना शुरू कर देते हैं तो शायद वहीं से इंसान की बर्बादी का आगाज़ शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत बोलना एक अलग चीज़ है और किसी को बोलने ना देना ये एक अलग है। आपका ऑफिस हो, आपका घर हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। अच्छा, मनमानियाँ मतलब कि बस अपनी बात वो कहते हैं, जी जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, यानी मैं अक्ले कुल हूँ, बाकी सामने वाले को कुछ नहीं पता। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, या अगर वो बेचारा बोल भी पड़ता है ना तो ऊंची आवाज़ अपनी करके उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिससे वो शख्स बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर थोड़े से ऐसे लोग हैं जो कि लाउड हैं, तो थोड़े ऐसे भी लोग जो कि बेचारे सेंसिटिव हैं, कमज़ोर दिल के लोग होते हैं। अब ये क्या बिहेवियर होता है, आप अपने इस बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? या वो लोग जो कि इस चीज़ को फेस करते हैं कि जी वो अपनी बात किसी भी जगह पर, किसी भी महफिल में, किसी भी गैदरिंग में बैठ के करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंची आवाज़ करके, लाउड होकर उनकी आवाज़ को दबा देते हैं। ये आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? माहिर नफ्सियात तैयबा अजीमी इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि लाउड बात करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जी बड़े वोकल होते हैं, अच्छा बात ऊंचा करना, ये फिर आपका बिहेवियर समझ में आता है कि जी शायद एक तो फैमिली से भी होता है, एक माहौल का भी बड़ा असर होता है। लेकिन लाउड बात करने के अलावा कि किसी को बोलने ना देना, कि जो आप कहें जो मैंने कह दिया ना बस वही ठीक है, बाकी तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये क्या बिहेवियर है? एक चीज़ होती है जो हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें कि दो लोगों के दरमियान किस तरीके से बातचीत होती है। तो ये जो आपने तरीका बताया है, इसमें यह है कि हर बंदे का एक अलग तरीका होता है बात करने का, हर फ़र्द का। जैसे आपने भी कहा कि कुछ घर से मिलता है, कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। एक जो चीज़ होती है कि किसी को अपने सामने बोलने ना देना, या सिर्फ अपनी अपनी चलाना, तो उससे एक आंसर ये समझ में आता है कि शायद यहाँ पर सामने वाला इंसान दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो नहीं चाह रहा कि मेरे सामने कोई दूसरा बात करे या मुझसे ज़्यादा कोई बात कर पाए। अच्छा, आपने कहा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है ये होता है, जैसे कि मियाँ बीवी में कोई एक होता है जो कि ज़्यादा हावी होता है, जिसने बात करनी है और दूसरे को बोलने नहीं देना। तो ये आई थिंक ये तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इससे पैदा हो सकती है, बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं। दोनों के पास इक्वली मौका होना चाहिए बोलने का। इस पे क्या आप कहती हैं? एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत होती है रिलेशनशिप्स की बारे में, कि जो भी रिश्ता होगा, जो भी रिलेशनशिप होगा, वो हमेशा दो तरफा होता है, जिसको हम 2 वे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कि जितना दिया जा रहा है उतना लिया भी जा रहा है, गिव एंड टेक इक्वल हो। हमारे यहाँ अक्सर रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस पाए जाते हैं। अच्छा, यानी एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, बराबरी पे बहुत कम रिलेशनशिप्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो ये चीज़ होती है कि एक ओवर पावर कर रहा है, एक सिर्फ अपनी चला रहा है या चाह रहा है कि दूसरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे,
तो वहाँ पे डेफिनेटली जो भी रिलेशनशिप होगा वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक इम्बैलेंस आना शुरू होगा पावर डायनामिक्स में। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप का जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता है उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है। अच्छा, माँ बाप का ये होता है कि जी या तो अब्बा बहुत ज़्यादा बच्चों पे हावी होते हैं या अम्मा बहुत ज़्यादा हावी होती है। ज़्यादातर वैसे माएँ हावी होती है बच्चों पर, अब्बा तो कह देते हैं कि छोड़ दो ना डांटो। तो ये चीज़ बच्चों को जो है एक डिप्रेशन में ले जाती है, ये बच्चों को एक तरीके से मेंटली डिप्रेस करती है। तो इस चीज़ में माँ बाप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, माँ इस मामले में किसी हद तक मुझे ठीक लगती है। वो कहती हैं जी किसी एक का डर होना ज़रूरी है, लेकिन उस डर में बच्चों के साथ लाउड हो जाना, बच्चों को अपनी बात ना करने देना, उनसे कम्युनिकेट ना करना, या ये समझना कि नहीं जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है। देखें, माँ बाप जो है वो ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको ख्याल होता है कि हम ये करें, बच्चे ऐसे ना हो, आगे कुछ करेंगे बच्चे तो हमारे ऊपर लोग कहेंगे कि हमने कैसी तरबियत की है। तो उसमें वो दो तरीके से बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तो उनके बिहेवियर्स को, उनके रवैयों को, और दूसरा उनको इमोशनली या साइकोलॉजिकली, ठीक है, कि वो किस तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से भी वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेहतर तरीका कौन सा है? देखिए, बेहतर तरीका हमेशा वो होता है जो एक बैलेंस के साथ होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ज़रूरी है कि माँ बाप मॉनिटर करें बच्चे को कि वो उसका रवैया कैसा है, कहीं वो गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा, गलत सोहबत में तो नहीं उठ बैठ रहा। लेकिन वो माँ बाप जो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या उनको हर छोटी छोटी चीज़ जाननी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कमरे में बैठा है तो क्या कर रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो हर उसकी चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं तैयबा कि हमने अक्सर ये देखा है कि घर में बच्चा जब देखता है कि मेरा बड़ा भाई भी लाउड है, या मेरी अम्मी भी लाउड है, या मेरे अब्बू भी लाउड हैं, तो वो बच्चा वो चीज़ अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसमें वो चीज़ आ जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये क्यों इतना लाउड होना शुरू हो गया है, घर में तो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, बच्चा पता नहीं क्यों शाउट कर रहा है। तो आई थिंक ये आपके घर के माहौल से भी आता है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जो बहुत ही एक समझने वाली बात है वो ये कि हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम वो ना करो, लेकिन हम बच्चे को दिखा क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी माँ बाप आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चा वो सीखेगा बजाय इसके कि उसको जो बताया जा रहा है कि बेटा आराम से बात करो। तो आप जो भी दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं बाहर से सीख के आ जाएगा कि ऊंची आवाज़ में बात करना है, उसने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखा है, जब भी वो अडॉप्ट भी किया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने जैसे आगाज़ में भी बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हम अकले कुल हैं, जो हमने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, सामने वाला जो है वो तो गलत सोचता है। तो ये आपको किस बिहेवियर की तरफ लेके जाता है? ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी के शिकार वो हो जाता है कि जी मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही या मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ को आप कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, जब एहसास कमतरी होता है तो एहसास बरतरी भी होता है कुछ लोगों में, और वहीं पे कोशिश की जा रही होती है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, दबा दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो देखिए हर चीज़ दो तरीके से जब हम बात करते हैं घर की, कि घर से आपको किस तरह का माहौल मिला है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस रहा है या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो वो लोग सामने आएंगे जिनका बहुत ही कॉन्फिडेंस कम होगा, खुद एतमादी बहुत ही कम होगी, या फिर वो लोग सामने आएंगे जो कि एक मसनूई खुद एतमादी के साथ सामने आते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज़, ये दो तरह की, यानी अब क्या ये इम्बैलेंस हो गया ना, एक्सट्रीम है कि एक तो इतने यहाँ पर है उसकी खुद एतमादी, या फिर यहाँ पर है, एक बैलेंस नहीं है। अच्छा, मैं अगर किसी महफिल में बैठी हूँ जी, मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं क्या करूँ? देखिए, एक हमारे जो यहाँ पे तरीके होते हैं बात करने के, कि हम पहले तो ये समझना है कि माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ बात करनी है। हमारे 3 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, जिसको एक अग्रेसिव कहा जाता है, जो या तो बहुत ही गुस्से में या फिर अपनी बात आके बढ़ चढ़ के बोलना, ठीक है। एक होता है पैसिव, कि आप बिल्कुल ही खामोश हो गए, फिर आप कुछ कह ही नहीं रहे। सही है। जो तीसरा तरीका होता है, जो कि अमूमन हमें अपनाना चाहिए, जो कि आइडियल है, वो असर्टिव तरीका होता है बात करने का। असर्टिव में क्या होता है कि आप सामने वाले की सुनते भी हैं और अपनी बात रखते भी हैं, ठीक है। और वो रखने का तरीका, बातचीत में हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बातचीत का तरीका होता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी आपका लहजा कैसा है, आप किस तरीके से क्या अल्फाज का चुनाव करके आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और जो शख्स बोले ही चला जा रहा है कि भाई सामने वाले को तो बोलने नहीं दे रहा, उसको आप कैसे चुप करा सकते हैं? एक तो ये कि उनको
बात जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अभी बोले जा रहे हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी रुकें 1 मिनट, मेरी भी एक बात है वो सुन लें। तो हम उनको कहे आराम से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, प्यार से हम कह दें। तो 1 मिनट के लिए वो शख्स भी रुक के सोचेगा कि अच्छा मैं शायद बोले जा रहा हूँ या मैं सुन लूँ, या कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक है। तो उनको बोलने दें कि ठीक है इतना टाइम है आपके पास, आप बोलें फिर मेरी सुनिएगा। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बनाने की जरूरत होती है। अच्छा तैयबा, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको ना अपना आप एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता, कि मतलब उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें वो क्वेश्चन पुट नहीं करना आ रहा होता, या उन्हें अपनी बात पहुंचानी नहीं आ रही होती दूसरे तक। अब आई डोंट नो कि शायद उनके पास वो अल्फाज नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं कि मैं गलत तो नहीं कह दूँगा। आपको क्या लगता है कि जो दिल में आप बस बोल दें, या फिर हाँ आपको सोचना चाहिए, या फिर आपको नहीं बोलना चाहिए? देखिए ये सारी चीज़ क्या आती है, अगेन हम जाएंगे वापस घर के माहौल के ऊपर, कि घर जो होता है ना एक छोटा सा यूनिट होता है एक माशरे के लिए। ठीक है। जो चीज़ें भी माशरे में करने के लिए वो आप सीखते हैं अपने घर से। तो घर में किस तरीके से बच्चों को बोलने दिया गया है, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने दी गई है, किस तरीके से उनकी बात पे जवाब दिया गया है, अच्छा। ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ से सीखते हैं कि अच्छा हमें कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे हमें निगोशिएट करना है, कैसे एक की बात सुननी है। एक्टिव लिसनिंग भी एक स्किल है कि आपको घर से सिखाई जाती है कि पहले आप किस तरीके से बात सुने और किस तरीके से आप जवाब दें बात का। तो वहाँ से आप सब सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँ अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को। तो वहाँ से जब वो चीज़ें सीखेंगे तब उनको तरीका आएगा। और जहाँ तक बात है, और जाहिर है अगर नहीं मिल पाया वो माहौल घर से, तो फिर आप जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं, आपकी शऊर आता जाता है, तो आप वो तरीके सीख भी सकते हैं। अच्छा, ये आप किसी भी एज में आके सीख सकते हैं, या कुछ कहते हैं ना ये तो बचपन की आदतें हैं, पुख्ता हो गई हैं, अब नहीं जाती? देखिए आदतें बनाई भी जा सकती हैं और ख़त्म भी की जा सकती हैं। वक्त लगता है, ठीक है। पुख्ता कोई भी आदत थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ जाती है, लेकिन ये कि पुख्ता हम ये नहीं कह सकते बस अब पुख्ता हो गए अब तो चेंज ही नहीं हो सकता। जब इंसान चाहेगा कि मैं चेंज करूं, मैं लेके आऊं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, मैं उसको तब्दील करूं, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे तो हो सकती है तब्दील। इसमें बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आप किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कि उस गैदरिंग में आया आपको बोलने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक ये भी चीज़ एक मैटर करती है। बिल्कुल, देखें बात ये आती है कि आप अपने कैसे फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं। फ्रेंडशिप एक वो ऐसा वाहिद रिश्ता होता है जो हम चूज़ करते हैं। तो हम किस तरह के लोगों में उठना बैठना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो मैटर करता है। देखिए फ्रेंडशिप एक बराबरी का रिश्ता होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कोई सिर्फ आपको दबाने की कोशिश कर, आप भी अपने सामने अपने आप को लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक 50-50 एक आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑफिसेज में ऐसा होता है कि बॉसेस ये कह रहे होते हैं नहीं ये वाला एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी असाइनमेंट भी ठीक है, इसका प्रोजेक्ट भी ठीक है, इसका नज़रिया भी ठीक है, भले से साथ वाले ने जितनी मर्जी रिसर्च की हो, लेकिन एक वो सेट हो जाता है ना कि ये बंदा ठीक कह रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हाँ देखिए वो तो डिपेंड करता है वो किस बात पे उसको ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई अगर उनका काम ठीक है तो जाहिर है उस हिसाब से उनको कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो बात अमूमन ऑफिस में उस एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो थोड़ा सा सबमिसिव होता है, जो थोड़ा सा उनकी बात पे बस हाँ 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 कह रहा होता है, उन मान रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा कही जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि काम की बात आ जाती है, काम की बात, थोड़ी सी फेवरेटिज्म भी आ जाती है। ठीक है तैयबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन की आदत होती है। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था जी कि किसी को ज्वेलरी इकट्ठे करने की का शौक़ होता है, किसी को कपड़े इकट्ठे करने का शौक़ होता है, किसी को मेकअप इकट्ठे करने का शौक़ होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि एक शख्सियत जिन्हें साइकिलें जमा करने का शौक़ है, गाड़ियों और बाइक्स के बड़े बड़े दीवाने तो हमने देखे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें साइकिल जमा करने का शौक़ है, अलीना शाहिद रावलपिंडी में एक ऐसे शख्स से मैं मिलवा रही हैं। पहले ज़रा इनसे मुलाकात कर लेते हैं रिपोर्ट के थ्रू, फिर हम इनसे डिस्कशन करेंगे। रावलपिंडी के काशिफ मलिक के घर में दर्जनों इकसाम की महंगी से महंगी बाईसाइकिलें खड़ी हैं और ये सब की सब इनकी अपनी मलकियत हैं। अकेले सफर करना हो तो अलग, बच्चों को साथ लेकर निकलना हो तो अलग साइकिल, और शॉपिंग के लिए कोई और साइकिल इनकी सवारी बनती है। बाइसिकल्स का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो गया और काफ़ी मेरे पास डिफरेंट किस्म की बाइसिकल्स हैं। मेरी वालदा जब
कॉलेज के ज़माने थी, वो उस ज़माने में बाइसिकलिंग करती थी। वालदा से विरासत में मिलने वाले शौक को काशिफ ने अपना जुनून बना लिया। इन्हीं साइकिल्स पर वो अपनी सयाहत का मशगला भी पूरा करते हैं। लोग सोचते हैं कि मरी और वो भी अपने गाड़ी पे जाना है, लेकिन मैं जो हूँ वो बाइसिकल के ऊपर मरी तक जाता हूँ। आमतौर पर बाईसाइकिल को सस्ती सवारी समझा जाता है, लेकिन काशिफ के पास खड़ी इन साइकिल्स में से कुछ की कीमतें तो लाखों तक हैं। साइकिल जैसी माहौल दोस्त सवारी के साथ काशिफ मलिक की गाड़ी दोस्ती बिला वजह नहीं। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें मुनफरिद शौक पालने की आदत होती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। चलें जब जरा काशिफ मलिक से हम भी बात करते हैं, जानते हैं कौन कौन सी साइकिल्स उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर ऑल क्रू मेंबर्स। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ साइकिल्स इकट्ठी करने का? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हों, बाइक्स हों उनके पास, साइकिल्स इकट्ठी करना, ये शौक़ पैदा हुआ कैसे? देखिए ये मेरी जो मदर है उनको भी बहुत शौक़ था। वो अपने वो कॉलेज के ज़माने में, आपको पता है कि उस ज़माने में बाइसिकलिंग तो आपको पता है बहुत नायाब होती थी और बहुत मुश्किल होता था, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में उनके साथ हिंदू और सिख भी पढ़ते थे लाहौर में। तो वो अपनी बाइसिकल के ऊपर लाहौर जाती थी कॉलेज में। तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस में आपको जो शौक़ मिलता है तो वो फिर आपको पता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जीन्स के अंदर ट्रैवल करता है। तो इसी तरह बस शौक़ पहले मुझे मोटर बाइक्स का शौक़ था और हैवी बाइक्स बड़े चलाए हैं। फिर मैंने अपना शौक़ जो है थोड़ा सा बाइसिकलिंग की तरफ स्विच ओवर किया है। तो अभी बाइसिकलिंग करते हैं जी, बड़ा मज़ा आता है। और एक यूथ को भी पैगाम देना चाहूँगा मैं कि साइकिलिंग किया करें। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए जब टाइम नहीं निकालेंगे तो किसी के लिए भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये साइकिलिंग करना। यू नो, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप फिट भी रहें तो आप साइकिलिंग करें भाई। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी साइकिल्स आपके पास हैं और किस किस किस्म की साइकिलें आपके पास? देखिए, अगर बाइसिकलिंग के हवाले से बात करें, लोगों के दिमाग में हमेशा एक आता है कॉन्सेप्ट कि 20 से 30 हज़ार रुपये की साइकिल आपको मिल जाती है। हाँ। लेकिन अच्छी प्रोफेशनल साइकिल जिसके ऊपर आप वर्ल्ड टूर लगाएं, या ऑफ एंड ऑन आप हिली एरियाज में, जैसे मैं जाता हूँ, मैंने 4 टूर लगाए हैं जी मरी के अंदर, और इंशाल्लाह हमारा 5वां टूर ड्यू है। तो अच्छी साइकिल की जो कीमत होती है स्टार्ट होती है 60,000 से लेके तकरीबन ऑनवर्ड्स 6, 7, 8 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ये कहा कि काशिफ जरा अपनी साइकिल हमें उधार दे दें? देखिए, मेरा अपना बाइसिकल क्लब भी है, बॉर्न राइडर्स क्लब, और उसमें मेरे क्लब के अंदर 17 साल से लेके 70 साल तक जो है राइडर्स हैं। अच्छा। तो उनको साथ लेके मैं ट्रैवल करता हूँ। बिल्कुल जी, जिनके पास बाइसिकल्स नहीं होती तो मैं उनको लेंट भी करता हूँ। अच्छा, और अच्छा, मैं कहता हूँ हमारे साथ राइड भी करें। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कितनी कलेक्शन है? लाइक 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, कितनी है? नहीं, देखिए ऑफ एंड ऑन आपको पता है, कोई चीज़ आपको आती है, जब पसंद आती है आप उसको परचेज कर लेते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं ये आपको पता है चेंज होती रहती है। कुछ जो क्लब मेंबर्स हैं वो ज़बरदस्ती छीन के ले जाते हैं मुझसे बाइसिकल्स के, ये वाली हमें चाहिए। तो इन टोटल 20 के लगभग हैं बाइसिकल्स मेरे पास। लेकिन वो आपको पता है जो होता है, नंबर जो होता है वो चेंज होता रहता है जी। सही है। अच्छा, मुझे बताएं काशिफ, इनकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? चले ठीक है भाई, इसमें आप पेट्रोल या फिर आप बाकी जो फ्यूल है वो नहीं इसमें डल रहा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मेंटेनेंस का तो इसका तरीका है। तो वो किस तरह से आप इसको मेंटेन रखते हैं 20 साइकिलों को? देखें, आजकल जो नेट है उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको आप खुद ब खुद आपको बताता है। और मुझे खुद भी शौक़ है इनको खोल के बैठ के और इनको देखने का, और इनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, गेयर्स होते हैं सारे, तो कोशिश करता हूँ कि मैं जो बाजारी काम है ना, आपको पता है कि वहाँ लेके जाएं तो वो ज़्यादा चीज़ लोग जो होते हैं ठीक करने के बजाय ख़राब कर देते हैं। तो मुझे शौक़ है कि मैं अपने हाथ से काम करूँ। अच्छा, हाँ जी, सही। अच्छा, तो ये होता है कि अगर मैं, आपको पता है जी बताइएगा। अच्छा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मुझे बताइएगा कि आप दिन में कितने घंटे देते हैं अपनी साइकिल्स को, कितने घंटों तक आप साइकिलिंग करते हैं, ये किस तरह आपने अपना टाइम फ्रेम सेट किया हुआ? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं होता, ये ताकि उनको थोड़ी सी समझ आ जाए कि जी आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। देखें जी, तकरीबन अगर आप
बिगिनर हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 45 मिनट्स वो साइकिलिंग करें, ठीक है, जिसमें एक अच्छी साइकिल वो खरीद लें। उनको 30 से 35 हज़ार रुपए की साइकिल मिल जाती है। और सुबह का टाइम जो होता है वो साइकिलिंग के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है उसमें पोल्यूशन नहीं होती है एयर के अंदर, और सुबह के टाइम ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नाइट। अगर आप रात को राइड करते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपको हेडलाइट्स और बैक लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो होती है वो साइकिल की जो होती है बाइसिकलिस्ट की होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जो ट्रक होते हैं रात को जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और कार्स जो होती हैं वो साइकिल वालों को समझती नहीं है कुछ भी। लेकिन ब्रेक लाइट और हेडलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप बाइसिकलिंग करें, वो एक हेल्थी एक्टिविटीज़ भी, और आप फ्रेश जो एयर है उसको इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, यू नो। अच्छा काशिफ, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे शौक बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लाइक किसी को जैसे गाड़ियों का शौक है, ये बाइक्स का शौक है, हम इसको किस कैटेगरी में लेके जा सकते हैं? जैसे आपने कहा जी साइकिल 20,000 तक की भी आती है और साइकिल 35,000 तक की भी आती है, फिर साइकिल 60,000 तक की भी आती है, तो ये क्या है? महंगा शौक इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई महंगा शौक नहीं है। अच्छा। और देखें, अगर आप कोई भी, आप एक मिसाल ले लें कि आप जिम जाते हैं, फिजिकली वर्कआउट करते हैं, तो आप पर्सनली अपना एक ट्रेनर भी हायर भी करते हैं, तो भी आपका 20 से 30 हज़ार महीना, उसके अलावा एक्स्ट्रा डाइट प्लान होते हैं आपके, वो भी आपको 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कॉस्ट करता है। ठीक है, आप जिम जाते हैं, आप किसी के मोहताज हैं, लेकिन जब आप बाइसाइकिलिंग करते हैं तो यू आर वन एंड ओनली, आप अपने खुद फिजिकली वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, और अपनी बाइसिकल को कैरी करें और बेशक जहां मर्जी ले जाएं और उस पर राइड करें, और जो सारे आपके इर्द गिर्द के जो व्यूज़ होते हैं आप उसको भी इंजॉय करते हैं। और जब आप क्लब के अंदर स्पेशली जब बाइसिकलिंग करते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब आपकी कंपनी अच्छी हो, क्योंकि कंपनी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का, स्पेशली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि आजकल हमारे टाइम में हम देखते थे कि जी बचपन में जो बचपन का हमारा टाइम होता था कि ठीक है जी हम भी साइकिलिंग करते हैं, आजकल के तो बच्चे भी भागते हैं इस चीज़ से कि जी साइकिलिंग नहीं करनी, या उनके डिफरेंट शौक्स हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या कॉमेंट देते हैं ये साइकिलों की कलेक्शन पे? देखें, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आपने जो हैवी बाइक से जो आपने स्विच ओवर किया बाइसाइकिल्स के ऊपर, ये आप प्लीज़ वापस आ जाएं हमारे ग्रुप के अंदर। तो मैंने उनको बताया कि देखें, आप 40 के बाद जो होते हैं आप अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी होती है एज आपको कि वो आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रख सकता। आपके हिस्से का खाना, आपके हिस्से की फिजिकल वर्कआउट और आपके हिस्से की जो दवाएं होती हैं वो कोई और नहीं ले सकता। तो आप इन चीज़ों को अपने खुद हिसाब से मेंटेन करें। और जो है दोस्त जो हैं वो मुझे लाजमी कहते हैं कि आप बाइसाइकिलिंग करते हैं किस हिसाब से करते हैं, और मरी हम लोग जब कार पे जाते हैं तो हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आप बाइसाइकिल पे कैसे जाते हैं? मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको पता है कि हिम्मत इंसान करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बस ऐसे ही है, कोई महंगा शौक नहीं है। और जी, अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं जरा कि आपने अपने साइकिल्स पे कहाँ तक सफ़र किया है? दूसरा कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं, बड़ा ज़रूरी है उन्हें ये मैसेज देना कि जी प्लीज़ हेलमेट पहना करें, नी पैड्स पहना करें, एल्बो पैड्स पहना करें, बड़े ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप खुदा ना खासा गिर जाते हैं तो ज़्यादातर चोटें इन्हीं एरियाज़ में लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात बजाए जी। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, आपने मुझे ऑफ एंड ऑन अगर आपने मेरी वीडियोस दिखाई भी होंगी तो उसमें मैं हमेशा प्रॉपर गियर पहन के निकलता हूँ, जिसमें प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं और प्रॉपर एक अच्छा हेलमेट होता है जिसको आप पहन के निकलते हैं। और अगर मैं रात को राइड करता हूँ तो मेरे हेलमेट के साथ प्रॉपर लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें ब्रेक लाइट है और हेडलाइट है। और अगर आप बाइसाइकिलिस्ट जो होती है उसकी एक, आपको पता है कि उसकी एक स्पेशल लेन होती है। रावलपिंडी में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद तो उन्होंने स्पेशली बाइसाइकिल की लेन्स सेपरेट की हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिधर मार्किंग हुई है प्रॉपर बाइसाइकिलिस्ट की कि वो अपनी लेन में बाइसाइकिल चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस सिलसिले में जो है हमें प्रमोट करें और साइकिलिंग को प्रमोट करें, क्योंकि ये तो एक हेल्थी एक्टिविटी है। बिल्कुल ऐसा ही है, अब हेल्दी एक्टिविटी है। इसके अलावा आपको पेट्रोल की टेंशन नहीं रहती कि पेट्रोल बढ़ा या नहीं बढ़ा। बेहद शुक्रिया काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगी, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। आपका ये जो आगे हफ्ता है पूरा, ये कैसा रहेगा? कौन सी चीज़ कहाँ रखना बेहतर है, ये कौन सी चीज़ ख़रीदना और कौन सी चीज़ ना ख़रीदना, ये कौन सी जगह पर ट्रैवल करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है? माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब से हमने बात की थी, दिखाते हैं कि जी क्या गुफ्तगू थी। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि जाहिर सी बात है कि जब महीना शुरू होता है तो तब ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी आपके जो 10-15 दिन है वो कैसे गुजरेंगे। जब महीना मिड होता है तब हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि बाकी जो है वो महीने के दिन कैसे गुजरेंगे। फरवरी का महीना तो वैसे ही बड़ा छोटा होता है, 28-29 दिनों पर मुहित होता है। तो आज 14 फरवरी है और यकीनन जो है फरवरी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब जाएगा। तो कौन सा सितारा, किसका सितारा अब गर्दिश में है और किस सितारे को एहतियात करनी चाहिए? कौन सा सितारा ऐसा जो कि चिल कर सकता है? देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि आज 14 फेब है जी जी। तो आज है कमर अकरब। मून जब स्कॉर्पियो में होता है इट्स कॉल्ड कमर दर अकरब, नंबर 1। अब कमर दर अकरब 2 दिन होता है महीने में। इन 2 दिनों में जो भी आप काम करते हैं या तो उसमें लॉस होता है या फिर वो काम होता ही नहीं और फिर एंड में आप थक हार के आप खुद ही दुकान बंद करके आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर सुना हो खैर उन्होंने करोड़ों का कारोबार किया, बंद हो गया, शादी की चली नहीं, फिल्म इतनी अच्छी थी मगर फ्लॉप हो गई, ड्रामा इतना अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, फ्लॉप हो गई। ये क्यों होता है? महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मून स्कॉर्पियो में जाता है तो आप फारिग समझ लें। मगर हर महीने नहीं होगा, मार्च में ऐसा नहीं होगा। यानी हर महीने का हर लिहाज से 2 मखसूस दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो आप रुक जाएं। आप रुक जाएं क्योंकि उसमें लॉस है आपको, अल्टीमेटली लॉस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर शादी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप इंपॉर्टेंट काम करें, आप नॉर्मल लेके चलें तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 आप इसकी रेमेडी क्या करें? रेमेडी ये होती है इसकी मून का जो सदका होता है वो होता है दूध का। अच्छा, गर्मियों में बर्फ पानी, ठंडा पानी गरीबों को पिलाना, किसी जरूरतमंद को दूध का सदका देना। ठीक है। तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। पहले दिन ज्यादा होते हैं, सेकंड डे उसके कम हो जाते हैं। पहले दिन में भी कुछ घंटों के होते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर आपने देखा भैया वो फ्लाइट लेट हो गई, वो ये हो गया, वो हो गया, ट्रेन फंस गई और रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक वो हो गई, ये अक्सर सुनने में आता है। तो ये 14-15 कल और परसों, आज और कल होंगे। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, अब देखा जाए कि एरीज वालों का कैसा है। तो एरीज के लिए मून इन स्कॉर्पियो वो बहुत केयरफुली ड्राइव करें, खाना खाएं तो बहुत स्टमक का अपना केयर करें। अच्छा। मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी अपनी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है तो वो 2 दिन वो सब्र कर जाएं, इस काम में हाथ ना डालें। ओके। वालदा की सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी है टॉरस वालों की। टॉरस वालों का कोई फैसला ना करें, मतलब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, भाई मैं ये कल एग्रीमेंट आपको साइन कर दूंगा, ये नया मकान, नई गाड़ी, जो भी है, ठीक है, या अच्छा मैं कल प्लान करता हूँ जी मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर लूँ या इंटरनेशनल ट्रैवल कर लूँ, वो अवॉइड करें। ठीक है। इन 2 दिन की बात हो रही है। उस 2 दिन के बाद, कल और परसों के बाद, फिर वो नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल पे आ जाएगी। जेमिनी वालों को चाहिए कि अपना पैसा इन 2 दिन कहीं इन्वेस्ट ना करें, फिर लॉस हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, आपने कहीं ट्रेडिंग करनी है, कुछ करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल अवॉइड करें ये 2 दिन। अच्छा। उसके बाद कैंसर वालों की वो खुद अपनी फिक्र, परेशानी प्लस बच्चों की तरफ से और अपने स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी, या आप अगर कोई मीडिया में काम कर रहे हैं तो उधर वहां पर कोई इश्यू हो जाना, ये 2 दिन है। वही मैंने जैसा बताया कि दूध का सदका दें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का अपना मिसाल के तौर पे घर में कोई एक इशू चला आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, चला ही आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे कोई फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में कोई बन नहीं रही, वो 2 दिन उसमें बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बाज़ दफ़ा आप ज़्यादा एग्रेसिव होके कि जी मैं मसला हल कर दूंगा बीच में पड़ के, और वो उल्टा आप पे बढ़ जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को चाहिए अवॉइड करें। और स्पेशली कोई बाहर जाने से रिलेटेड मामलात हैं, किसी का वीजा अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो भी लोग अवॉइड करें और ड्राइव बड़ी केयरफुली होके करें। ठीक है। विर्गो वालों का देखा जाए तो उनका दोस्त अहबाब से कोई दिल दुखना, या उनका कोई पसंद है, नापसंद है, कोई लव लाइफ में डिस्टरबेंस आना किसी गलत तीसरे बंदे की वजह से, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये इशू है। अच्छा। उसके बाद लिब्रा की बारी है। लिब्रा का कारोबार, जॉब, बॉस, अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस से एहतियात करें, कारोबार करें तो उस 2 दिन में नुकसान के अंदेशा होता है। अच्छा। स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो वालों का देखा जाए तो वो
इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें, अगर वहाँ गए हुए हैं तो वहाँ से यहाँ ना आएँ, यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं तो अवॉइड करें। इस तरह के मामलात, कोई यूनिवर्सिटी का कोई इशू है, कोई पढ़ाई का, तालीम का, तो वो 2 दिन ज़रा कोई नया स्टेप ना लें। उसके बाद बात ये सेक्रेटेरिएट वालों की, इनका देखा जाए तो कोई कर्ज के मामले में कोई टेंशन आ सकती है। कोई खुदा ना करे कोई पहली अगर का कोई कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं तो वो 2 दिन उसको कहेंगे हमारी डेट ना दे भाई, पहले मसलों में मजीद मसलों में आ जाएंगे। अच्छा। उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बारी है, मियाँ बीवी शादीशुदा जिंदगी, शादी में कोई डिले, कोई पेंडिंग में आ जाना काम, ठीक है, वो हो सकता है। एक्वेरियस वालों की बारी है, जॉब में एहतियात करें, सेहत का ख्याल करें, स्पेशली अपने लंग्स का, हृदय का, अपने पेट से रिलेटेड। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का भी लव लाइफ, फिर उनकी अपनी एक जिंदगी, जैसे आप एक नॉर्मल होती है और एक उस दिन आपको एक अजीब घबराहट सी होती है, ठीक है, दोस्तों से भी किसी बात पर नाचाकी का खतरा है। अच्छा जी, सही। अच्छा अजीम भाई, ये तो हो गए ना 12 सितारे। अब मैं ज़रा चाह रही थी कि हम ज़रा सियासत के हवाले से भी बात करें कि फरवरी का ये जो बाकी अब दिन रह गए हैं, ये सियासी माहौल को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि इलेक्शंस की बड़ी बात हो रही थी, फिर जाहिर सी बात है डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ था, तो क्या सियासी सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? देखें, सियासी सूरत हाल जो है ना, अभी तो आप भूल जाएं कि कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अच्छा, देखें, स्टार्स की कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है कि मजीद पकड़ धकड़ ये वो हो सकता है। अच्छा। और ये पीरियड आपका चलेगा तकरीबन जून तक। जून तक जो है ना, 12 मार्च से लेके जून तक का बड़ा एक क्रूशल पीरियड होगा। इसमें बहुत हाई लेवल पे पकड़ धकड़ ये वो मामलात, ठीक है ना, और कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई भाई मसला संभल नहीं रहा तो मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है, तो ये भी केयरफुल रहना है। फिर अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा, मतलब अभी सियासी देखा जाए ना, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, स्टार्स में भी नहीं आ रही, और कुछ अजीब उलझने हैं, कुछ दो के मामलात अजीब, मतलब कुछ सेटलमेंट नजर नहीं आ रही जून तक। उसके बाद हाँ, जून से लेके अक्टूबर के दरमियान फिर हाँ इलेक्शन की आपको न्यूज़ मिलेगी। अगर पहले भी न्यूज़ मिलती है तो इन बिटवीन ये जून के बाद से और अक्टूबर तक हाँ इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। सही, ठीक है अजीम भाई, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू थे। ये इल्म नजूम की रोशनी में हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं, लेकिन हकीकी इल्म अल्लाह को मालूम है और दुआ से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। टर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खिदमत के लिए पाक फ़ौज, अवाम और हुकूमती इदारे हर दम तैयार हैं। इमदादी मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल तेज़ कर दिया गया है। फ़ज़ाई के साथ साथ ज़मीनी रास्ते भी इमदाद इस वक्त कर रहे हैं, और दूसरी जानिब निजी फ़लाई तंजीमें जो हैं वो भी इस वक्त पेश हमें नज़र आ रही हैं। खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद ख़ान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि टर्की में लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई इस मुश्किल घड़ी में कभी भी किसी से पीछे हमें नज़र नहीं आते। खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी मुस्लिम कंट्री में इस तरह का अगर कोई काम हो जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, तो हमें हमारे पाकिस्तानी भाई सबसे फ्रंट फुट पर नजर आते हैं। नदीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। असर मुझे ये बताएगा, इस वक्त आप टर्की के किस जगह पर मौजूद हैं, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस, किस तरह के रेस्क्यू के काम आप देख रहे हैं, कितनी उम्मीद है अभी भी लोगों के दिलों में कि शायद मलबे के नीचे से जिंदगियां हम बचा लें, लोग हमें जिंदा मिल जाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त गाजी अंतब में मौजूद हूँ, और यहाँ से हमने सफ़र किया है सारा इस पूरे ज़लज़ले के रीजन का, और इधर जो सफ़र करके देखा है एक क़यामत सुग़रा का मंज़र है। इंतहाई तकलीफ़ दे और इंतहाई परेशान कुन हालत है। 70,000 से ज़्यादा इमारतें मुतासिर हो गई हैं जो रहने के काबिल नहीं हैं। ओह गॉड, 70,000, 70,000, और 13,000 इमारतें गिरी हुई हैं, और ये पोजीशन है कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुतासिर है। ये नंबर यूक्रेन की जंग में जो इस वक्त नुकसान हुआ है इमारतों का, उससे ज़्यादा है। ये इलाका जो इस तुर्की का है, इसका रकबा जर्मनी से बड़ा है, जो मुतासरा इलाका है, जिसमें हंगामी हालत नाफिज हुई भी है।
अगर इसमें हालात देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है, जिसपे कि तुर्की की हुकूमत, तुर्की के इदारों में आफात का इदारा है जो आफत ज़दा मसाइल को देखता है, और इसी तरीके से रेड क्रिसेंट है इनकी, और इनके मुख्तलिफ इदारे हैं, वो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के, तुर्की की लोकल बड़ी NGOs हैं जिनके साथ मिल के IHH ये काम कर रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया से जो रेस्क्यू टीमें आई हुई हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम आई हुई है, 1122 की टीम आई हुई है, इसी तरीके से हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ और NGOs के लोग आए हुए हैं, और बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है। उबैद फाउंडेशन की टीम दूसरे दिन से यहाँ पर लगी हुई है काम में। मैं कल जिस इलाके में मैंने विजिट किया है वो एपी सेंटर था, ये हमारे जो गाजियाबाद में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, गाजियाबाद से कहरमान मराश जो 2 शहर हैं, इन दोनों के दरमियान में एक जगह है पजारलिक। पजारलिक जो है एपी सेंटर था ज़लज़ले का, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि डिस्ट्रक्शन का क्या हाल है। इमारतें ज़मीन बोस हुई हुई हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लोग बैठकर मौजज़े के इंतज़ार में हैं, और मौजज़े हो रहे हैं। अजीब और गरीब मामला है अल्लाह की तरफ से कि इंसान की जान बच रही है। कई लोग हैं जो जिंदा निकल रहे हैं, खासतौर पे बच्चे बहुत निकल रहे हैं जो जिंदा, और उनके लिए कोशिश जारी है। मायूसी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन अजीज जिस तरह बाहर बैठे हुए हैं इमारतों के साथ, शदीद सर्दी का माहौल है, -6 इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर है इस रीजन में, दिन में 6 टेम्परेचर होता है, और उसके बावजूद काम करने वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है। आर्मी यहाँ पे टर्की की इन्वॉल्व है, टर्की के इदारे जैसे मैंने आपको बताया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत है, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सपोर्ट बहुत है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है उन्होंने बहुत सपोर्ट की हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इम्तिहान से तुर्की को निकाले, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, जैसे आपने रेस्क्यू 1122 का जिक्र किया, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, फिर फलाही तंजीमें जैसे आप लोगों की भी तंजीम है, सर बड़ा हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस तरह की कुदरती आफत में अपने भाइयों के हमरा खड़े हैं, लेकिन उसी लम्हे हमें ये दुख भी होता है, हमें ये अफसोस भी होता है कि हमारे भाई इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। और जैसे आपने मौसम की शिद्दत का जिक्र किया, वो जो सख्ती झेल रहे हैं इस वक्त, खुले आसमान तले बैठे हैं, यकीनन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मदद के मुंतज़िर है, क्योंकि हर तरफ से लोगों ने उन्हें हम ये कह लेंगे कि घेर लिया है, बाहों में ले लिया है। मुझे सर ये बताएं कि लोगों का रवैया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि लोग जो हैं वो शेल्टर होम में जाने से घबरा रहे हैं, किसी छत के नीचे वो पनाह नहीं लेना चाह रहे। तो लोगों का जो रवैया, जो उनके तासुरात हैं, वो आपने किस तरह के देखे? यकीनन एक अब वक्त गुजर चुका है, फिर भी अभी खौफ तो दिलों में मौजूद है। देखें, जो अभी अक्सरियत है वो ये है कि आप एक तो इस वक्त जो नंबर चल रहा है इससे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा वफात हो चुकी है। यानी अगर 30,000 है तो 1.25 लाख के करीब का अदद है जो यहाँ कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये तुर्की की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी शाम की नहीं कर रहा हूँ। तो उनके जो आयज़ा हैं, जो अजीज़ो अकारिब हैं, वो जब बैठे हुए हैं, और जो इमारतें मुतासिर हुई लेकिन गिरी नहीं, उनके जो लोग बाहर निकल के बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो अंदर नहीं जा पा रहे, और हुकूमत ने भी उनको रोका हुआ है अंदर जाने हुए। हम इधर इस इलाके में एक छोटा सा होटल था, उधर रुके थे, और उस जगह पर ये पोजीशन है कि आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं, और हम भी 2-3 दफ़ा हो चुका है कि थोड़ा सा ज़्यादा झटका महसूस हुआ तो फ़ौरन बाहर की तरफ भागे। लोग तो तुर्क लोग तो किसी इमारत के नीचे नहीं जा रहे। अच्छा। बहुत ज़्यादा खौफ की कैफियत है, और जो चूँकि जो लाशें देख रहे हैं निकल रही हैं, उसके बाद की जो हालत है रेस्क्यू वर्कर्स की तो फीलिंग और है। आज हम इस जगह पे इसमें आए हुए हैं, वरना हम प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं उसमें सो रहे थे, और वहाँ तो महफूज सब प्री फैब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे शहर में हम जब गाजियाबाद में आए तो यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे एग्जैक्ट सेंटर नहीं बना, अब इंशाल्लाह एक टेंट विलेज यहाँ हम लगा रहे हैं। सही। सर ये तो अभी रेस्क्यू का अमल है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ प्लानिंग सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है जिन इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, जहाँ से किसी हद तक मलबा उठा लिया गया है, यकीनन नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आबादी इस वक्त हमें मुतासर नज़र आ रही है, वो भले से टर्की हो या सीरिया हो। तो इस हवाले से आपने कोई प्लानिंग देखी हो, या इस हवाले से कोई काम किया जा रहा हो?
देखें, एक तो मलबा उठाने की जो बात आपने की, 1% भी अभी मलबा नहीं उठाया जा सका। अच्छा। जितना नुकसान है उसमें अगर 1% भी कहें तो वो भी मलबा वहां से रिमूव नहीं हुआ। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा पैमाना है इसका। दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए गवर्नमेंट प्री फैब लगा रही है। प्री फैब के टेंट्स तैयार हो रहे हैं, वो टेंट विलेजेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस वक्त में तमाम होटल्स में लोग ठहरे हुए हैं, दूसरे शहरों में जाके तमाम घरों को खोल दिया है लोगों ने। तुर्कों ने अपने तुर्क भाइयों की खिदमत के लिए, हत्ता के शामियों की खिदमत के लिए जो मौजूदा वसाइल हैं वो लगाए हुए हैं। तुर्की अपने लोगों की भी खिदमत कर रहा है, और जो शामी मुतासिर तुर्की में रह रहे हैं, जो इस इलाके में रहते थे, ये सारे शाम के बॉर्डर का इलाका है। जी जी। तो वो लोग इधर रहते थे, उनकी भी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। तुर्कों में बहुत ज्यादा, जो इस्तांबुल हम सारे रास्ते से बाई रोड आए, वहाँ पे जज्बा है, बहुत ज्यादा है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स आ रहे हैं खिदमत के लिए, रिलीफ आ रहा है, और लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके इसको डिलीवर कर रही है। पैनिक है सोसाइटी में, यहाँ पे लोगों में बहुत बड़ा पैनिक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। हत्ता कि इस्तांबुल में मुझे जिंदगी में 25-30 साल से तुर्की आ रहा हूँ, पहली दफा ये महसूस हुआ कि बिल्कुल खामोशी तारी है, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है जी। लोग एक खौफ में मुब्तला हैं, एक अजीब सी कैफियत है पूरे मुल्क के ऊपर। और लेकिन सपोर्ट के लिए जी 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 नदीम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। अपना भी ख्याल रखिएगा सर। यकीनन जिस तरह से आप जिक्र भी करें, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हमारे टर्की के, शाम के भाइयों को अपने अमान में रखे और जल्द अज जल्द इस मुश्किल घड़ी से उन्हें निकाले। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे कि आइंदा भी आपसे रब्ता करें, वहाँ की सिचुएशन जानें, लोगों के लिए अब खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, मज़ीद रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएं कि लाहौर के कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबा गुलबर्ग से गार्डन टाउन जाने वाले अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया है। और इस वक्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रवा दवा होती है लाहौर की सड़कों पे। अंस जफ़र से मजीद जानेंगे कि अब ट्रैफिक किस तरह से गुजर रही है, लोगों को क्या मुश्किलात है, कोई मुतबादिल रूट दिया गया है या नहीं। अंस प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, कलमा चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा, जिसमें 2 नए अंडरपासेस की तामीर और पहले से मौजूद एक अंडरपास की एक्सटेंशन शामिल है। इस मंसूबे पर काम तो जारी है, मगर सुस्त रफ्तारी से जारी है। ये मंसूबा पहले लाहौर में PSL की आमद से पहले ही मुकम्मल किया जाना था, मगर बाद में इसकी डेट चेंज करके मार्च तक ले जाई गई। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक ये मंसूबा अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक यहाँ जो कलमा चौक से गार्डन टाउन और गुलबर्ग को मिलाने वाला अंडरपास था, उसके दोनों हिस्सों को बंद कर दिया गया। पहले एक हिस्सा ओपन रखा गया है ट्रैफिक के लिए, जो हिस्सा बंद किया गया उसमें बंद करने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया। सुबह सवेरे स्कूलों और कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफातर को जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वो अब 1 किलोमीटर का चक्कर काट के ही गुलबर्ग से गार्डन टाउन जा सकेंगे। और यहाँ पर हमारे ट्रैफिक एडवाइजर्स यहाँ मौजूद थे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका कहना था कि PSL से कबल भी यहाँ पर एक डाइवर्जन बनाई जाएगी, ताकि PSL देखने के लिए जो लोग हैं उनको मुश्किलात ना हो और वो PSL आसानी से देखें। ठीक है अंस, बेहद शुक्रिया आपका। समा के नुमाइंदे काशिफ जावेद शक्करगढ़ के एक ऐसे तालिब इल्म मोहम्मद ओवैस से मिलवा रहे हैं जो पेंटिंग में कमाल महारत रखते हैं। तो ज़रा मिलिए और देखिए। मेरी मजूरी मेरे बेटे के शौक दे आड़े आ रही है। मेरे बच्चे नूं बहुत शौक है पढ़न दा भी, नाल पेंटिंग बनाने दा भी। मामला आपके साथ मजूरी वाला ये कब से पेश आया आपके साथ? वो तो 6-7 साल का। क्या हुआ था आपके साथ? बस के नीचे आया। पेंटिंग बनाने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से शौक था, मैं लोगों को देखता ड्राइंग बनाने का, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी ड्राइंग बनाने का शौक था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़्यादा बनाने लगा और मेरी ड्राइंग बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, बेहतर होगी। और मैं 5वीं क्लास तक बनाता रहा। उसके बाद मैं अपनी गुर्बत की वजह से ड्राइंग बनाना छोड़ गया था।
और फिर अभी मैंने रिसेंटली मैंने 8वीं क्लास में शुरू किया ड्राइंग बनाना, और मैं मुझे बहुत से ज़्यादा बहुत ड्राइंग बनाने लग गया। क्या कभी कोई पेंटिंग बनाने में आपको मसला पेश आया? तो एम पेंसिलों का मसला हो गया या कोई स्केचेस का मसला हो गया, तो वो पापा पूरी कर देते थे। तो क्या दिल में ख्वाहिश क्या? चाहता हूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ड्राइंग बनाऊँ, और उन जो सऊदी अरब के शाह हैं उनकी ड्राइंग बनाऊँ खुद अपने हाथों से। अब आगे बढ़ते हैं। कराची के सफारी पार्क में हिरनियों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है और इसी तरह घोड़ी के यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ है, मगर सफारी पार्क आने वाले किसी हद तक बाज़ सहूलतों की कमी के बायस परेशान नज़र आते हैं। अभी कौन सी सहूलतें जो नहीं मिल पा रही, खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सफारी पार्क में। 207 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल सफारी पार्क इन दिनों कुछ खट्टे मीठे हालात से गुजर रहा है। अच्छी खबर यह है कि हिरनों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है, जबकि घोड़ी ने भी बच्चा पैदा किया है, और अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ कैंटीन सर्विस बंद हो चुकी है। आप सफारी पार्क देखने के लिए अगर बस में जाते थे वो सर्विस बंद हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम मालूम करेंगे यहाँ आने वालों से और यहाँ के ज़िम्मेदार अफसर से। सर, यहाँ पे शटल सर्विस जो है जो जाती है सफारी एरिया में, वो तो नहीं चल रही, तो वो क्या फैमिली को लेकर पैदल जाएंगे आप? अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन पार्क में तो वॉक के लिए आए। पहले जैसा सर्विस था उस हिसाब से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो तरक्याती काम तो हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पहले जैसे सर्विस जैसे शटल सर्विस था बस का, वो चीज़ नहीं है। तो पैदल जाएंगे और नहीं है बस मस्त। तो कैसा लग रहा है यहाँ करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और खुशी भी हो रही है इन चीज़ों को देख के। बिकॉज़ एक तो आपके इकोसिस्टम का पता चल रहा होता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं आप सही तरीके से, KMC वाले जैसे हैं, और जिस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके। और एक नहीं, वी जस्ट सॉ 5 ऑफ देम। वी हैड हिरन भी हो रहे हैं, घोड़े भी हो रहे हैं, और घोड़ों का इसलिए बिकॉज बचपन से इनसे लगाव भी है। तो बहुत खुशी हो रही थी देखिए कि एक फॉल यहाँ पे घूमता फिरता हुआ खेलता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सफारी पार्क के डायरेक्टर कंवर अयूब। हम उनसे मालूम करेंगे कि माशाल्लाह आपके यहाँ हिरन के और घोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। कितने बच्चे हुए, ज़रा समा के नाजरीन को तो बताइए। जी, ये तकरीबन 5 बच्चे हैं। मुख्तलिफ हमारे पास हिरन की नस्लें हैं, 3 नस्लों में से 5 बच्चे पैदा हुए हैं, और उसके अलावा एक घोड़े की एक नस्ल है बड़ी नायाब, उसमें भी एक जो है बच्चे की पैदाइश हुई है। तो ये 6 बच्चे अभी पिछले 15 से 20 दिन में ये यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। सफारी पार्क में सहूलतों को बेहतर बनाकर ही यहाँ आने वालों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है, जिससे सफारी पार्क को खातिर ख्वाह आमदनी भी हासिल हो सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी को मुख्तलिफ खानों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस खाने में दालचीनी इस्तेमाल की जाए वो ना सिर्फ जायकेदार बल्कि खुशबूदार भी होता है। मतलब इतनी खूबसूरत सी इसकी खुशबू होती है ना, बड़ा ही आपको ना एक वो कहेंगे जी मज़ेदार सी। दालचीनी का खानों में इस्तेमाल इस बात की ज़मानत है कि ये आपको हेल्दी रखता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अलावा आप अगर बहुत सारे कहवों की बात करें तो उन कहवों में भी दालचीनी इस्तेमाल होती है। अब इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, हर्बलिस्ट बल्कीस आपा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। गले को क्या हुआ आपकी? मैं असल में गई थी ट्रैवलिंग पे, क्योंकि पेशेंट देखने थे लाहौर इस्लामाबाद। वापस आई तो मौसम चेंज, फिर मेरा बेटा पंखा बंद नहीं करता। पंखा चलाने भाई, आजकल हर घर में पंखा चल रहा है, तो जरा एहतियात से पंखे चलाएं, बीमार हो रहे हैं लोग। इसीलिए आज आप कह रही थी कि दालचीनी में बात करनी है। मैंने कहा कि आज दालचीनी पे ही बात कर लेते, क्योंकि इसमें मेरा भी इलाज आपका फायदा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बताएं आपा क्या क्या फायदे हैं इसके? अच्छा देखिए, दालचीनी जो है ना, इसके अगर आप इसमें विटामिन्स देखें तो ये पावर है, इसमें तमाम तकरीबन विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मर्ज पे देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है,
गले के लिए बेहतरीन है कि आप दालचीनी, अदरक, लेमन का और थोड़ा सा शहद डाल के आप पी लें। सोर थ्रोट, जैसे मुझे सोर थ्रोट की वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, क्योंकि इतना बोलना पड़ा है, फिर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है फ़ैन की वजह से, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आँखों को अच्छा रखना चाहते हैं, इसमें विटामिन ए है, इसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शुगर पेशेंट को अक्सर ऐसा होता है ब्लर विजन हो जाता है, नज़र उनकी कमज़ोर होती चली जाती है, उसके लिए बेहतरीन है। आपकी कॉलन के लिए, यानी कि आपके आंतों के लिए बेहतरीन है। दालचीनी एक ऐसा स्पाइस है जो घर में होता है, हम क्या करते हैं उसको उबाल के फेंक देते। अगर थोड़े से स्टिक खा लिया जाए, मेल एंड फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो बेहतरीन है। ये तो ऐसी चीज़ है ना कि अक्सर लोगों को इसके फ़वाइद पता ही नहीं होते। अच्छा आप, अक्सर हमने देखा है कहवों में स्पेशली ना, मतलब आप कहीं किसी ढाबे का भी कहवा पे ना, तो वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि दालचीनी वाला कहवा आपने पीना है या नहीं। तो ये आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, लाइक सारा दिन आपने खाया पिया और रात को सोने से पहले एक दालचीनी का कहवा आपने पी लिया। आप रात को सोने से पहले से अच्छा है कि आप दिन में इस्तेमाल करें। अच्छा, रात को सोने से पहले, अगर सर्दियाँ हैं जैसे आजकल गले ख़राब है, तो बिल्कुल आपको खाना चाहिए। ये अच्छा देखिए, कुछ कहवे होते हैं जो खानों के 2 घंटे बाद खाएं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स देते हैं, जैसे ग्रीन टी। ग्रीन टी आप खानों के साथ खाएंगे आपको फ़ायदा नहीं देगा, खाने के 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद, मगर दालचीनी खानों के साथ आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा देखिए, आजकल अक्सर बच्चे होते हैं वो ये खाते ही नहीं, कहते क्या लकड़ियाँ खाने में डाल दी मामा आपने चावलों में ना, अक्सर वो पुलाव जो बनता है या फिर बिरयानी में ये ऐड होते हैं। तो मैंने तो अपनी फैमिली में देखा, बच्चे साइड पे करना शुरू कर देते हैं, लौंग भी निकाल देते हैं, दालचीनी भी निकाल देते हैं, वो होते हैं ना काली मिर्च साबुत, वो सब निकाल देते हैं। लेकिन चलें, पुलाव वगैरह में तो उनका एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो फिर वो सही है, वो निकाल देते तो कोई मसला नहीं। मगर अगर आप बच्चों की आदत डालें ना, देखिए हम स्कूल जाते हुए उनको टिफ़िन देते हैं, वो लेके जाते हैं, जिनकी आदत होती है वो लेके जाते हैं, नहीं तो पैसे लेके जाते हैं, तो घर की आदत है ना। इसी तरह मैं हर पेशेंट को, अपने पेशेंट को कहती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं, आप अपने बच्चों की आदत खुद डेवलप कर सकते हैं। आपने नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे भी ना करें। मतलब चले आपने मिस कर दिया, वो कहते हैं हम खुद सब्ज़ी नहीं खाते, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। आप नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को आदत डालें, बच्चों की खातिर आप में भी आदतें अच्छी डेवलप हो जाएंगी। तो फिर ये जो निकाल लेते, चले पुलाव से अगर निकाल लेते तो उसका एक्सट्रैक्ट तो आ चुका होता है। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अक्सर अमूमन मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, आपके सर में दर्द है, आपको लाइट सी थकावट है, तब आप कहवे में इसको ऐड करते हैं ना। गले में तो चले आप इस्तेमाल कर लिया कि आपका गला ख़राब है, थकावट या सर दर्द अगर है, देखिए थकावट, सर दर्द, एक्जिमा, आपको एक्नी है तो भी आपकी हेल्प करता है। आपकी एक्नी नहीं जा रही है, आपने क्या किया, रात को दालचीनी पीस कर थोड़ी सी शहद में मिला के लगा लिया। अच्छा, दालचीनी का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपने जैतून के तेल में इसको इन्फ्यूज कर दिया, ठीक है, वरना इसमें वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल होता है। अच्छा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और उससे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो बर्निंग भी हो सकती है। अच्छा, आप जैतून का तेल लें, उसमें इतना बड़ा सा स्टक डाल के हल्के से गर्म करें, जैतून के तेल को डाल के ढक दें, इन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, आप ये वाला तेल लगाएं जोड़ों के दर्द पे, इन्फ्लेमेशन जहाँ होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्या करेगा, ड्राइनेस को भी क्योर करेगा, एक्जिमा सोराइसिस के लिए भी अच्छा है। ओह गॉड, वैसे ये वही बात है ना, कितनी सी चीज़ में इतने सारे फवायद हमें पता ही नहीं होता। आप आज हम दालचीनी से क्या बनाने जा रहे हैं, सारी चीज़ें आज चलें जी। अच्छा, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि जी हमारे किचन में अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं और हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी रीज़न ये है कि हम ध्यान नहीं देते कि जी हमारे किचन में क्या कुछ है। तो ध्यान रखा करें, ज़रूरी नहीं है हम नया दिन में सब कुछ आपको बताएं, कभी कभी आपने खुद भी सोचना कि आपके किचन में क्या है। तो आप मुझे बताएं कि अभी जो है वो क्या बनने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि गला मेरा भी ख़राब है, तो हम और आपा को बोलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और आज तो मुझे इतना बोलना पड़ेगा कि क्या करें भाई, बोले बिना खवातीन का काम ही नहीं होता ना, जब तक वो नहीं बोलती तब तक उनका काम नहीं चलता। अच्छा, तो क्या किया हमने, एक अदरक का वो ले लिया, एक देखिए इतना छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है लेकिन ये बहुत अच्छा है। इतना आपने टुकड़ा लिया, इसको आपने पहले कप में रखा, ठीक है। अच्छा देखिए, रियल सिनेमन तो ये है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, मगर अगर आप चाहें आप
मतलब पाकिस्तान में ये वाली मिलती है, तो ये भी ठीक है। तो मैं जो हमारे यहाँ मिलती इजीली वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इसी को मैंने पीस के पाउडर बना लिया है, और आप कभी भी जब भी पीसे फ़ौरन उसी वक्त पीसे। जैसे ये मैं सुबह पीस कर लाई हूँ, मैंने पिंच की दालचीनी ले लिया, इस पर मैं डाल रही हूँ शहद। ठीक है, ठीक है। शहद भी मैं, अगर आपको पता है कि शहद है तो डालें, नहीं तो नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना, आपने लिया और वो शहद नहीं गुड़ होता है, हाँ। तो वो ना डालें। ठीक है, ओरिजिनल शहद आपको पता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर पानी खौला लिया था। ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। तो ये जो कहवा बन गया, ये आपके गले के लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर अब मैं इसको कोलेस्ट्रॉल के लिए बनाना चाहूँ तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगी। ठीक है, which is lemon। लेमन। ओके, ठीक है। तो मैं अगर इसमें लेमन डालूंगी तो ये फिर बन गया। आप हर खानों के बाद लीजिए। ठीक है। तो इससे आपका इंसुलिन जो है वो सही रहेगा, सही, आपका शुगर कंट्रोल होगा, और आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की जो शिकायत है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो आपकी बॉडी से निकालने में ये मदद करेगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, वो है सिरका। ओके। सिरका, आप सेब का सिरका ले लें और इसमें चंद कतरे। ठीक है, इसमें अगेन मैं डालूंगी 3 से 4 कतरे। एक टुकड़ा जैसे अदरक का, सिनेमन स्टिक, मैंने इसमें ज़्यादा पिंच था ना, इसमें दो पिंच डाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें शहद आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, डालना चाहें आप डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के लिए ना, अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, सही है। और इसके ऊपर मैं पानी, जो खौलता गर्म पानी है, डाला। ये कौन पी सकते हैं? ये वाला कहवा जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके लिए अच्छा। हमारे यहाँ रिवाज है, जैसे नॉर्दर्न एरिया में तो है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं फ़ौरन कहवा पेश कर दिया जाता है। बहुत सारे घरों में है। हाँ, अब वो जो कहवा पेश करते हैं उससे आपको मोटापा भी आ सकता है, क्योंकि ग्रीन टी भी खानों के फ़ौरन बाद लेने में आपको वो फ़वाइद नहीं देती। ठीक है। मगर ये टारगेटेड चाय है जो आपके इन तीनों मर्ज जो मैंने बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, दालचीनी से कि आपने 1 टीस्पून दालचीनी लिया। ठीक है। ये मैं बता रही हूँ एक्जिमा और एक्ने के लिए। ठीक है। आपने इस पे शहद डाल दिया। ठीक है। आपकी दवा तैयार हो गई। इसको मिक्स कर लें। इसका अच्छे तरीके से आपने मिक्सचर बना लिया। देखें, ये माजून की तरह बन गया। बनाने का तरीका है कि 1 हिस्सा जो है दालचीनी पाउडर, 2 हिस्से शहद। अच्छा, ये लगाने के लिए तो मैंने बताया एक्जिमा और सोराइसिस के लिए, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बता देती हूँ। तीसरी चीज़ ये है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, जैसे होते हैं औलाद के जरासू में कम हो मर्दों में, तो वो इसको शहादत की उंगली में लेकर अपने मसूड़ों पे पूरा लगाना है, सुबह खाली पेट, पानी पिए बगैर। पानी भी नहीं पीना, पहले आपने ये निहार मुँह, ये निहार मुँह जब आप अपने मसूड़ों पे लगाएंगे तो आपके अपना जो सलाइवा है वो इसके साथ एक्ट करके जब आप इसको पी लेंगे तो इससे जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसको ये क्योर करने में आपकी अद्वियात के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो है ना, अगर शुगर है तो शुगर फ्री शहद मिलते हैं, क्योंकि शुगर फ्री शहद मिलते हैं, आप फिर शुगर फ्री शहद लीजिएगा, क्योंकि नुस्खे में शहद का होना लाजमी है। ठीक है, तो फिर आप ये कर लीजिए, तो इससे काफ़ी फ़र्क होगा। ये आपने मेल के बारे में बताया। जी, मैंने मेल के बारे में बताया। अब फीमेल कैसे इस्तेमाल करें? फीमेल ने इसको इस्तेमाल करना है विद मील्स, खानों के साथ, लाइक आप लंच ले रहे हैं या आप डिनर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम ये कहवा पी रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के आप पी लीजिए, जैसे गर्म पानी डाल के। विद मील्स आपने ये पीना है। ये उन ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है। तो अगर वो खानों के साथ लेंगे जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो ये आपकी दवा है। आप अपनी जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ज़रूर कीजिए।
आप इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। एक इतनी सी चीज़ में देखिए कितने सारे अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हैं। तो हमारी किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हम इसलिए आपा को बुलाते ताकि अवेयरनेस में इजाफा हो जाए। अच्छा जी, अभी लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बताएंगे आपको कि ट्रेंडी मेकअप, चूँकि मौसम भी बदल रहा है, सो मेकअप के ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं। जानिए ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि मुल्क में चाहे मौसम सरमा की एंट्री हो या मौसम गर्मा की आमद हो, ख़वातीन का जो मेकअप है ना वो नहीं रुकता। हाँ, उसके ट्रेंड्स ज़रूर बदल जाते हैं, क्योंकि जी कहा जाता है कि जब आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक की तरफ जाएं, आई शेडो अपना लाइट रखें। लेकिन समर में क्या करना चाहिए, ये हम हमेशा से बात करते आए हैं, क्योंकि ख़वातीन को हमेशा ये फ़िक्र लगी रहती है, स्पेशली गर्मियों में ना, आपका जो मेकअप है वो स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कुछ लोगों की जो नेचुरल स्किन है वो होती है जी डार्क, और कुछ लोगों की होती है ड्राई, कुछ लोगों की होती है ऑयली, कुछ लोगों की खुरदरी होती है। तो इसके हिसाब से मौसम सरमा में कैसा मेकअप होना चाहिए या मौसम गर्मा में मेकअप क्या होना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं चेहरे की, तो चेहरे की खूबसूरती, वैसे तो हर खातून ही खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी मेकअप की टिप्स अगर हमें मिल जाए तो हम सख्त धूप से बच जाते हैं और हम जो है अपनी स्किन को ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मेकअप से ज़्यादा आपकी स्किन पे जो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं या अपनी स्किन केयर जो आपकी रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सीरम्स आप किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट अमरीन अजहर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अमरीन क्या सोचती हैं कि ख़वातीन स्पेशली जिनकी स्किन होती है डार्क टोन की, उनके लिए समर में मेकअप किस तरह का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं कि वो ख़वातीन जो कि थोड़ी सांवली रंगत की होती है ना, अच्छा चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये वो है सोच है जी गोरा दिखना, मुझे तो लगता है कि जो आपकी सांवली रंगत है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वो गोरे दिखने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि हमारी टोन के साथ मैच भी नहीं होती, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो स्पेशली ऐसी ख़वातीन को आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि जब आप आपकी स्किन टोन वीटिश कंप्लेक्शन है या आप सांवले हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को गोरा दिखाएं। अगर आप एज लॉन्ग एज योर स्किन इज़ क्लियर, ठीक है, आपको पिंपल्स नहीं है, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, तो देन सांवला रंग इज़ लाइक मोर देन गोरा रंग। उस ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लगता है। आप जितने भी आप देख लें इंडियन एक्टर्स हैं वो सांवले हैं ज़्यादातर। हाँ। और जो सांवले रंग के ऊपर मेकअप अच्छा आता है वो गोरे रंग के ऊपर भी उठ के नहीं आता। जो डस्की स्किन होती है उसके ऊपर बड़े अच्छे से हम मेकअप भी कर सकते हैं और बड़े अगर फीचर देखिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए आपके, सांवला हो या गोरा मैटर नहीं करता। हाँ। फीचर अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए और मेकअप आपको अच्छे से करना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इज़। अगर आप मेकअप बुरे तरीके से करेंगे तो आप चाहे गोरे हैं चाहे सांवले हैं, आपके ऊपर मेकअप सूट नहीं करेगा। क्योंकि मेकअप करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रेगुलर हमें स्किन केयर रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक दिन मेकअप करके समझते हैं कि बस अब हम बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो जाएंगे और शायद, और फिर क्या अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर वो उभरा उभरा लगता है। बिल्कुल सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हम लोग अपनी स्किन केयर को रूटीन को फॉलो नहीं करते। अक्सर फीमेल आके ये कंप्लेन करती हैं जी हमने मेकअप रिमूव नहीं किया, हम ऐसे ही सो जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ, कितनी देर लग जाती है? हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स। आप अपने पूरे 24 आवर्स में 10 मिनट्स भी आप अपनी स्किन के लिए नहीं निकाल सकते, ये तो फिर सुस्ती है। टाइम होता है सबके पास, सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन, आप अपनी स्किन केयर करेंगी तो देन जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी, प्रॉपर हाइड्रेटेड होगी, तो उसके ऊपर जब आप मेकअप करेंगे तो वो मेकअप अच्छा लगेगा, आपकी बेस इजीली उसके अंदर सेटल हो सकेगी। और उसके बाद आपने, जाहिर बात है, आई मेकअप एंड लिपस्टिक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली लगानी है। तो डेफिनेटली आपको मेकअप सूट करता है। डजंट मैटर कि आप गोरी हैं या काली हैं। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं, चूँकि गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन का ये शिकवा होता है जी कि स्वेटिंग की वजह से
ना, कभी बेस नहीं बैठ रही, कभी समझ में नहीं आ रहा कि जी आपके चेहरे पे स्वेटिंग है तो वो मेकअप उतरना शुरू हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो क्या अप्लाई होना चाहिए मेकअप से पहले कि एटलीस्ट आपका मेकअप स्टे करे, ज़्यादा देर ना करे, 3-4 घंटे कर लें? तो क्या ऐसी ख़वातीन के लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए, मेकअप अगर अच्छे तरीके से किया हो तो वो स्टे करता है, काफ़ी देर स्टे करता है। लेकिन देखिए, जब एक्सट्रीम एक आप एक्सपोजर में किसी में सन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको हीट का सामना है, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेकअप का स्टे करना। बट नॉर्मली अगर आप प्राइमर लगाएं, प्राइमर के बाद आप अच्छे तरीके से, और ऑलरेडी मॉइस्चराइज स्किन हो, बट आपकी स्किन में कभी भी ड्राई पैचेस होंगे तो आपकी बेस नहीं बैठेगी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज होगी। आप प्राइमर लगाएं, मेकअप आप अपनी पहले, उसके बाद आप करेक्टर्स लगाएं। स्किन करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आपके डार्क सर्कल्स को कवर करता है। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप ग्रीन करेक्टर लगाएं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, ग्रे एरिया है, तो उसके लिए आपका पर्पल करेक्टर होता है। तो ये करेक्टर लगाने के बाद आप अपनी बेस लगा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से बेस लगाएं, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई के हिसाब से आप बेस लगाएं। बेस लगाने के बाद आप उसको कॉम्पैक्ट के साथ फिक्स करें। बट अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट मत लगाएं। अगर ऑयली स्किन है, बेस फिक्स नहीं होती, तो लूज पाउडर आप थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा के फेस पे उसको फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा पाउडर आप डस्ट ऑफ करें एंड देन आप फिक्सर लगाएं। आपकी बेस स्टे करेगी, कभी भी ऐसे नहीं होगा। लेकिन बट ठीक है, बहुत ज़्यादा मत बेस लगाएं, स्पेशली समर्स में ऑलरेडी स्वेटिंग का इश्यूज होते हैं, ऑलरेडी हीट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा बेस लगा लेते हैं तो उससे फिर आपको क्रैक्स भी पड़ सकते हैं और बेस सेटल भी नहीं हो सकती। तो आपकी स्किन जब प्रिपेयर्ड होगी और प्रॉपरली करेक्टर एंड कंसीलर्स आपने अप्लाई किए होंगे तो फिर आपकी कभी भी बेस नहीं उतरेगी। सही है, इतनी जल्दी। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी स्किन केयर रूटीन उनकी बड़ी अच्छी है, सीरम्स भी अप्लाई कर रहे हैं, मेकअप भी अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं, रात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नाइट क्रीम्स भी वो अपनी स्किन केयर रूटीन में रखते हैं। अच्छा, वो मेकअप करते हैं, सारा मेकअप सेट हो जाता है, लास्ट टचअप पे पता चलता है जी आंखों के नीचे से चीक्स के थोड़ा सा ऊपर जो है आपकी बेस फटना शुरू हो गई है, क्रैक हो रही है, बेस उतर रही है, सिर्फ एक पैच बन रहा है बेस उतरते हुए, तो वो उसको आप क्या कहेंगी, वो क्यों होता है और उसका फिर हल क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है सारा मेकअप अप्लाई हो गया, बेस भी लग गई, कॉन्टोर भी हो गया, ब्लशन भी आपने अप्लाई कर दिया, तो वो एक जगह से बेस फट गई है, तो वो फिर क्या होता है? देखिए, आईज के अंडर आई जो आप कह रहे हो ना, उसका अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेस लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। अच्छा। और जब वो बहुत ज़्यादा बेस लगती है तो वो फिर ऑलरेडी आपको पता है आईज के जो नीचे वाला एरिया होता है, अक्सर लोगों की वहाँ पे रिंकल्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो रिंकल्स होने की वजह से बेस वहाँ पे एडजस्ट नहीं होती, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप पहले करेक्टर लगाएं, आई करेक्टर लगाएं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाएं, बट हमेशा करेक्टर स्मॉल अमाउंट में लगाएं, कभी भी थोपे नहीं आप, ठीक है? अक्सर लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा लेते हैं। आप हल्का सा लेके थोड़ा सा फिंगर के ऊपर बहुत ही हल्के हाथ के साथ आप उसको ऐसे से टैप करें, ठीक है? ठीक है। उसको प्रेस करें आप अपनी इन एरियाज में। प्रेस करने से ये होगा कि आपकी बेस सेट रहेगी। और प्रेस करने के बाद जब आप उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे एंड थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसको सेट करेंगे, तो उसके बाद आप थोड़ा लूज पाउडर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाएं। इस टेक्निक को वी कॉल इट स्मोकिंग। जब वो आप थोड़ा ज़्यादा लूज पाउडर लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको डस्ट ऑफ करते हैं फिर आपकी बेस सेट भी हो जाती है और कभी भी उसमें लाइंस नहीं पड़ती हैं। ठीक है, बट अगेन शर्त ये है कि आपने ज़्यादा बेस नहीं लगानी। ज़्यादा बेस नहीं लगानी, बेस की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए और यू नो बड़ा एक नेचुरल सा फील आए जब आप मेकअप करें। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें।